आज हम बात करने वाले हैं एक पुरानी लेकिन इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में जिसका नाम है एलियन 3। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1992 में, लेकिन इसकी कहानी हमें सीधा ले जाती है साल 2179 में, मतलब लगभग 150 साल आगे के फ्यूचर वर्ल्ड में। तो मूवी की शुरुआत होती है एलन रिप्ले से, जो इस वक्त क्रायोनिक स्लीप में सो रही थी। लेकिन तभी जिस स्पेसशिप में वो ट्रेवल कर रही होती है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस खराबी की वजह से उनका पोर्ट जो अर्थ की तरफ जा रहा था गलती से एक अनजान प्लेनेट फ्यूरी 161 पर क्रैश कर जाता है। अब ये फ्यूरी 161 कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, बल्कि इसे हैंडल करती थी वेलेंट कॉर्पोरेशन, और ये एक तरह का प्रिजन प्लेनेट था जहां अर्थ से लाए गए डेंजरस क्रिमिनल से जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उन्हें अपनी सजा यहीं पर पूरी करनी होती थी। जब स्पेस से गिरता पॉड इस प्लेनेट पर आता है तो एक लोकल डॉक्टर जोनाथन को इसकी भनक लगती है और वो पहुंचता है इस साइट पर। जैसे ही वो पॉड खोलता है उसके अंदर अनकॉन्शियस हालत में रिप्ले मिलती है। इस इंसिडेंट की जानकारी तुरंत अर्थ पर भेजी जाती है और वेलेंट कॉर्पोरेशन के लोग इस बात को कंफर्म करते हैं कि रिप्ले उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है और उन्हें साफ साफ कह दिया जाता है कि उसकी अच्छे से देखभाल की जाए क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट है और वो लोग 6 दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूरी 161 के मेन एरिया की तरफ, जहाँ एक बड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक जेल है जिसमें सिर्फ मेल प्रिजनर्स ही रखे गए थे, यानी इस जगह पर कोई भी औरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल के वार्ड में रिप्ले की आंख खुलती है और डॉक्टर जोनाथन उससे मिलने आता है। वो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसका स्पेसशिप इसी प्लेनेट पर गिरा था और उसी ने उसकी जान बचाई है। रिप्ले थोड़ी कंफ्यूज होती है और पूछती है कि ये जगह आखिर है क्या। तो जोनाथन उसे बताता है कि इस प्लेनेट का नाम है फ्यूरी 161। रिप्ले हैरान थी क्योंकि उसे तो धरती पर जाना था, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँच गई। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि उसका जो स्पेसक्राफ्ट था वो कहाँ गिरा। फिर दोनों जब उस क्रैश साइट पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से जल चुका था। असल में स्पेसशिप में फायर डिटेक्ट होने के बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत एक छोटा सा पॉड निकाल कर इन सभी को इस प्लेनेट पर छोड़ दिया ताकि अंदर मौजूद लोगों की जान बचाई जा सके और वो लोग जिंदा रहें। लेकिन तभी रिप्ले की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जहाँ कुछ एसिड जैसा लिक्विड पड़ा होता है, जो देखने से साफ पता चलता है कि ये वही डेंजरस एसिडिक ब्लड है जो सिर्फ जीनोमॉर्फ या उन एलियन स्पीशीज से ही निकलता है। रिप्ले समझ जाती है कि स्पेस पॉड के साथ शायद कोई एलियन भी साथ आया है। इसी वजह से वो डॉक्टर जोनाथन से कहती है कि मुझे बाकी सभी बॉडीज का पोस्टमार्टम करना होगा। अब उस क्रैश साइट से 3 बॉडीज मिलती हैं, एक थी न्यूट की बॉडी और दूसरी हिक और एक एंड्रॉइड बिशप की। रिप्ले दोनों की जांच करती है, लेकिन ऑटोप्सी के बाद भी उसे कुछ सॉलिड सबूत नहीं मिलते कि कोई एलियन है भी या नहीं। अब क्योंकि फ्यूरी 161 पर खेतीबाड़ी का कोई सिस्टम नहीं था तो वहाँ रहने वाले सारे कैदी ज्यादातर नॉन वेज ही खाते थे। अब यहाँ पर हम एक बैल को देख पाते हैं जिसे कि बुचर शॉप में लाया गया था खाने के लिए, और यहीं से मूवी में आता है एक ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि कुछ फेसगर ने सबसे पहले पोर्ट में घुसपैठ की थी और फिर उन्होंने ही स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वजह से वो क्रैश हुआ और एलियन अननोइंगली इस प्लेनेट पर भी पहुंच गया। ये क्रिएचर किसी भी लिविंग चीज को इन्फेक्ट कर सकते थे और फिर उसी के अंदर से एक नया क्रिएचर पैदा होता है और इस बार एक नई टाइप की स्पीशीज सामने आती है जो ना जीनोमॉर्फ था, ना न्यूमॉर्फ और ना ही कोई नॉन हाइब्रिड। ये एलियन एक बैल की बॉडी से निकला था। अब रिप्ले से जेल के सुपरिटेंडेंट मिलने आते हैं। वो रिप्ले से पूछते हैं कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से खुद वेलेंट कॉर्पोरेशन तुम्हें लेने के लिए इतनी दूर आ रही है। साथ ही वो जोनाथन से भी सवाल करता है कि तुम हर वक्त उसके साथ ही क्यों घूमते रहते हो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जोनाथन का दिल रिप्ले पर आ चुका था, इसलिए वो हर पल उसके साथ रहता था। वहीं दूसरी तरफ कहानी अब और इंटेंस होती जा रही थी क्योंकि वो नया एलियन क्रिएचर अब धीरे धीरे जेल के हर कैदी को एक एक करके मार रहा था। वो उन्हें खाकर अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग और बड़ा बना रहा था और अब तो ये बात पूरी की पूरी जेल में फैल चुकी थी। अब धीरे धीरे रिप्ले को ये बात समझ आने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है और कोई ना कोई एलियन उस स्पेसशिप के साथ यहाँ तक आ चुका है। अब वो ये जानना चाहती थी कि आखिर शिप में हुआ क्या था, पॉड अपने आप खुला कैसे और ये डिलीवरी किसी दूसरे प्लेनेट पर कैसे हो गई। इसके लिए वो जाती है एंड्रॉइड बिशप के पास और उसके दिमाग में पॉड का वॉइस ओवर फिट कर देती है। बिशप उसे बताता है कि जब तुम लोग क्रायोनिक स्लीप में थे तब एक फेसगर ने तुम्हारे पॉड पर हमला किया था। उसके बाद जो उसका एसिडिक ब्लड था वो पॉड की मेटल पर गिर गया और उसमें छेद हो गया। अब जैसे ही स्पेस का प्रेशर उस पॉड में घुसा तो ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ गया। इसी वजह से मेन शिप ने एक छोटा सा पॉड जिसके अंदर ये सभी क्रायोनिक स्लीप में सो रहे थे, उस पॉड को सीधे फ्यूरी 161 प्लेनेट पर गिरा दिया। लेकिन साथ ही वो फेसगर
उसी के साथ यहाँ पर पहुँच गया। अब ये पूरी जानकारी वेलियन कॉर्पोरेशन को पहले से ही थी और उनकी प्लानिंग ये थी कि रिप्ले और उस क्रिएचर को धरती पर वापस लाया जाए ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। लेकिन अब अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे प्लेनेट की ही वाट लगा देगा। ये सुनकर रिप्ले बिना देर किए सुपरिटेंडेंट के पास भागती है और उसे क्लियरली समझाती है कि हमें जल्द से जल्द वेपनाइज होना पड़ेगा, वरना ये क्रिएचर हम सबको खा जाएगा। लेकिन सुपरिटेंडेंट कुछ ज्यादा ही अहंकारी था, उसे किसी लड़की से ऑर्डर सुनना पसंद नहीं था और रिप्ले की बात को सीरियसली लेने की जगह वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एलियन क्रिएचर वहाँ आ जाता है और झट से उसकी गर्दन उड़ा देता है। अब सबके सामने ये क्लियर था कि जो रिप्ले कहेगी वही करना होगा और सभी कैदी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्योंकि उनके पास कोई गन या हथियार नहीं था तो इन्होंने वहाँ मौजूद टॉक्सिक फ्लेमेबल लिक्विड को यूज करने का आइडिया निकाला। सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि एयर डक्ट्स में इस लिक्विड को फैलाया जाएगा और हर जगह आग लगा दी जाएगी ताकि एलियन जिस भी जगह छिपा हो वही जलकर खत्म हो जाए। सब अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर काफी ज्यादा चालाक था। वो सीधा जाकर एयर डक्ट्स को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड ट्रैप बना रखा था वही उल्टा उनके खुद के चेम्बर्स में गिरने लगता है। हर जगह आग भड़क उठती है और पूरा क्लस्टरफोबिक जेल ऑलमोस्ट 75% तक जलकर खाक हो जाता है, जिसमें कई कैदियों की जान भी चली जाती है। अब बचते हैं सिर्फ 2-3 लोग, जिनमें डिलन, मॉर्फ और पीटर शामिल होते हैं। रिप्ले फिर डिलन को पूरी सच्चाई बताती है कि ये सारे एलियंस आखिर कैसे पैदा हुए, कैसे ये प्लेनेट तक आ पहुंचे और इनसे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास अब कोई हथियार नहीं था और सामने खड़ा एलियन क्रिएचर साइज में इतना बड़ा हो चुका था कि उसे आम तरीके से मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तब वो लोग एक नया प्लान सोचते हैं कि पूरा प्लेनेट ही उड़ा दिया जाए। लेकिन उससे पहले रिप्ले खुद को मारने की बात करती है, क्योंकि अब उसे ये बात साफ पता चल चुकी थी कि जब फेसगर ने क्रायोनिक स्लीप के दौरान अटैक किया था तो उसने रिप्ले के अंदर एक एम्ब्रियो डाल दिया था और वो नॉर्मल एलियन नहीं था, वो एक एलियन क्वीन बनने वाला था। और यही वजह थी कि जब भी एलियन क्रिएचर या बाकी जीनोमॉर्फ रिप्ले के सामने आते थे तो उसे सिर्फ सूंघकर चले जाते थे, क्योंकि रिप्ले उनकी फ्यूचर क्वीन को जन्म देने वाली थी। इस सब के बाद कुछ बचे हुए लोग मिलकर एक फाइनल प्लान बनाते हैं। दरअसल जो जेल थी उसमें कुछ मैसिव साइज के एयर टाइट चेम्बर्स थे, जिनके डोर्स भी काफी हैवी थे। रिप्ले प्लान करती है कि कुछ लोगों को क्रिएचर के सामने चारा बनाकर दौड़ाया जाएगा और जैसे ही वो एलियन क्रिएचर उनके पीछे दौड़ेगा, हम 2 डोर्स, एक जहां से वो एंटर करेगा और दूसरा जहां से वो निकलने वाला होगा, दोनों को बंद कर देंगे। फिर बीच का जो हिस्सा होगा उसमें खोलता हुआ लोहा डाल देंगे, जिससे कि वो वहीं खत्म हो जाएगा। अब इस पूरी प्लानिंग में बहुत कंफ्यूजन और रिस्क था, लेकिन फाइनली किसी तरह से उसे पकड़कर एक चेम्बर में कैद कर देते हैं और फिर उसके ऊपर गर्म पिघला हुआ लोहा डाल दिया जाता है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। रिप्ले को लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और फाइनली खतरा टल गया है, मगर ऐसा सोचना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी स्किन पूरी हीट प्रूफ थी और उसके अंदर भी वही जानलेवा एसिडिक ब्लड था, इसलिए जब उस पर उबलता हुआ लोहा डाला गया तो भी उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो फिर से लौट आता है सबको मारने के लिए। तभी मॉर्फ के दिमाग में एक प्लान आता है कि अभी उस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, तो अगर इस वक्त उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ जाएंगे या फिर वो शायद खत्म ही हो जाए। और जैसे ही वो क्रिएचर के ऊपर पानी की तेज बौछार छोड़ते हैं, वो एलियन क्रिएचर वहीं फटकर ढेर हो जाता है और उसकी फाइनली डेथ हो जाती है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि 6वां दिन भी पूरा हो चुका था और अर्थ से वेलियन कॉर्पोरेशन के कुछ लोग आ पहुंचते हैं। वहीं उनमें से एक बिल्कुल बिशप जैसी शक्ल का इंसान दिखाई देता है, जो रिप्ले और मॉर्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रिप्ले मना कर देती है और बोलती है कि उसके अंदर इस वक्त एलियन क्वीन पल रही है और वो इतना बड़ा खतरा धरती पर नहीं ले जा सकती। जिस पर वो कहता है कि हम तुम्हारी बॉडी से उस एम्ब्रियो को निकाल देंगे और उसे खत्म कर देंगे, लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। पर रिप्ले अच्छे से समझ चुकी थी कि इंसान अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बिना टेस्टिंग किए नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो खुद अपनी जान लेने का फैसला करती है और फिर वो उसी खोलते हुए लोहे में गिर जाती है जहां एलियन क्रिएचर का एंड हुआ था। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस फिल्म की पॉपुलैरिटी उस समय इतनी ज्यादा थी कि डायरेक्टर को इसका अगला पार्ट बनाना ही पड़ा, जिसका नाम है एलियन रिजरेक्शन, और वो इस पूरी सीरीज का फाइनल चैप्टर होने वाला है और उस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लास्ट पार्ट जल्द आने वाला है।